तो बेटा अपन अब स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन का थर्ड लेक्चर। ठीक है, थर्ड लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। तो अपन ने कल परसेंटेज कंसंट्रेशन के क्वेश्चन वगैरह बनाए थे लास्ट क्लास में, है ना। और आज अपन ने बात किया था कि कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे अपन। तो आप लोग सारे असाइनमेंट वगैरह डाउनलोड कर चुके हो? असाइनमेंट वगैरह डाउनलोड हो गए क्या आप लोगों के? ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ उसमें, है ना। आप तो असाइनमेंट खुद से करना, मैं ऐसे ही आपको करा देता हूँ क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे, है ना। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं एक क्वेश्चन की। नोट करना क्वेश्चन। हाउ मच मास ऑफ यूरिया is needed to prepare 0.2 m 10 लीटर सॉल्यूशन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप पहले बनाओ, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा बनाते हैं अपन, और धीरे धीरे अपन आगे की तरफ चलेंगे। बनाया जाए इसको। साउंड वगैरह प्रॉपर जा रही है बेटा? साउंड वगैरह प्रॉपर सब लोगों को जा रही है? वीडियो वगैरह भी सही आ रहा है बेटा? वेरी गुड। तो अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन। इसमें देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं मोलरिटी का फॉर्मूला। वो होता है NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। यहाँ जो NB होता है ये सॉल्यूट का मोल होता है, दिस इज मोल ऑफ सॉल्यूट। और जो वॉल्यूम है यह है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो हम NB ले आएंगे, है ना। और सॉल्यूट यहाँ पर है क्या, देखो 0.2 m जो सॉल्यूशन है वो किसका सॉल्यूशन है? यूरिया का सॉल्यूशन है ना। तो इसका मतलब यूरिया इसका सॉल्यूट है। तो हम यहाँ से NB लाते हैं, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। यह अपने को आएगा 0.2 इंटू 10, 0.2 इंटू 10, है ना। तो यह हो गया आपका 2 मोल। और जब यूरिया का मोल आ जाएगा तो मोल का फॉर्मूला होता है WB अपॉन MB, लिख दो। दिस इज 2। नाउ WB इक्वल टू मोल इंटू NB इंटू MB, है ना। मोल इंटू मोलर मास। नाउ दिस इज 2 इंटू 60, 120 ग्राम, है ना। यह मास यूरिया का आपको ज़रूरत पड़ेगा अगर आपको ये सॉल्यूशन तैयार करने हैं। ठीक है, तो एक काम करें क्या अपन, तो असाइनमेंट से क्वेश्चन स्टार्ट करें बनाना। बेटा असाइनमेंट से स्टार्ट करें क्या क्वेश्चन बनाना, या ऐसे ही बनवाऊं? बताओ, असाइनमेंट से बनवाऊं या ऐसे बनवाऊं? असाइनमेंट से बेटा क्वेश्चन बनाने हैं या ऐसे ही बनाने हैं, बताओ। वैसे ही बनाना है, ओके ओके। हाँ वो आप खुद से बनाओ, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अपन। तो क्वेश्चन में डिक्टेट करूं, बोल के आप लोगों को नोट करा दूं क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल के नोट कराऊं क्या? तो क्वेश्चन आप नोट करो सब लोग, है ना। क्वेश्चन नोट करो बेटा।
क्वेश्चन नोट करो, इफ 10 लीटर 0.2 m 10 लीटर 0.2 m H2SO4 सॉल्यूशन, 10 लीटर 0.2 m H2SO4 solution is mixed with 10 liter 0.2 m H2SO4 solution is mixed with 30 liter 0.2 m HCl solution. HCl solution. Then calculate molarity of H2SO4 and HCl in the given mixture. In the given mixture. ठीक है, बनाओ। बनाओ फटाफट। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन है कि अगर 10 लीटर 0.2 m H2SO4 को 30 लीटर 0.2 m HCl के साथ मिक्स किया गया है, तो जो सॉल्यूशन अपने को बनकर आया है फाइनल मिक्सचर, उसमें HCl और H2SO4 की मोलरिटी क्या होगी? वॉइस क्लियर है बेटा? वॉइस H2SO4 का आंसर आ रहा है 0.05, ओके, और HCl का निकालो। HCl का 0.05, दोनों के 0.05, ओके, वेरी गुड। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, दोनों ही 0.05 आ रहा है। नहीं, ओके बेटा, ओके, अभी देखते हैं अपन, मैं भी बनाता हूँ थोड़ा सा। तो देखो, इसमें अपने को दिया गया है 10 लीटर 0.2 m H2SO4। तो देखो, अभी अगर अपन निकालें नंबर ऑफ मोल H2SO4 का, अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बताओ क्या मोल आ जाएगा H2SO4 का? H2SO4 के क्या मोल आ जाएंगे? ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10, दैट इज 2 मोल। बिल्कुल, 2 मोल आ गया मेरे पास H2SO4, ठीक है, 2 मोल H2SO4 आ गया। और इसी तरीके से अगर हम देखें HCl का मोल, HCl हमारे पास है 30 लीटर 0.2 m, तो यहाँ से HCl का मोल कितना आ जाएगा बेटा? 30 इंटू 0.2, ठीक है, 30 इंटू 0.2, दिस इज 6 मोल। वेरी गुड, जो 6 बता रहे हो बहुत करेक्ट बता रहे हो बेटा, ऐसे ही बनाते क्वेश्चन को, है ना। ये इसका सॉल्व पार्ट है, देखो ध्यान से। अब हमारे पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितना है?
हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन अब प्लस वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन, है ना, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन। तो यह आ गया 10 लीटर प्लस 30 लीटर, दिस वन इज 40 लीटर, ठीक है, 40 लीटर। और अब हमें बताने हैं मोलरिटी ऑफ H2SO4, मोलरिटी ऑफ H2SO4 बताने हैं हमें। तो भाई साहब हम मोल ले लेंगे H2SO4 का, अब वॉल्यूम ले लेंगे मिक्सचर का। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। वॉल्यूम ले लेंगे मिक्सचर का, तो H2SO4 का मोल कितना है अपने पास, 2 मोल, 2/40, 2/40, दिस इज 1/20, है ना, एंड नाउ इट इज 0.05 m। अभी भी तुम लोगों को ये लग रहा है कि HCl का 0.05 आएगा भाई साहब? अभी भी आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि HCl का 0.05 आ रहा है? तो भाई साहब इतनी जल्दबाजी में मत रहो, जहां +4 आता है वहीं पे -1 आते हैं, है ना, तो -1 से थोड़ा सा बच के काम करो, ठीक है ना बेटा, -1 से बच के रहो। तो अब हम लोग यहाँ से अगर हम निकालें HCl का मोलरिटी, तो HCl का मोल लिखेंगे और वॉल्यूम अभी भी मिक्सचर का रखेंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा कितना HCl का मोल, देखो HCl का मोल 6/40, सॉल्व कर लो, डेसिमल में निकाल लो, जिसमें निकालना है निकाल लो, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, कोई डाउट है तो बताओ, एनी डाउट? बेटा किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ, है क्या किसी को डाउट? सबके समझ में आ गए? सर नीचे का नहीं दिख रहा है, ओके ओके बेटा, 1 मिनट दिखा रहा हूँ नीचे का भी। अब देखो दिख रहा है क्या नीचे का? अब देख लो, है ना। हो गए नोट सबके? नोट हो गए सबके? मिटा दो बेटा। चलो एक काम करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फिर मैं मिटाता हूं, आप लोग ट्राई करना तब तक। क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखो इफ 5 लीटर ऑफ 0.1 m HCl solution is mixed with, if 5 liter of 0.5 m HCl solution is mixed with 5 liter of 0.3 m 0.3 m NaOH solution, then calculate
देन कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ H प्लस, मोलरिटी ऑफ Cl माइनस, मोलरिटी ऑफ Na प्लस, मोलरिटी ऑफ OH माइनस। ठीक है, एंड मोलरिटी ऑफ HCl एंड मोलरिटी ऑफ NaOH सब लिख लो। और अब आप लोग ट्राई करो। आराम से ट्राई करो, 1-2 मिनट लगा के, है ना। जल्दबाजी में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। Na प्लस 0.15, OH माइनस भी उतना ही आया है, ओके। और H प्लस Cl माइनस किधर मर गया? Cl माइनस 0.1 m, ओके। निकालो। यहाँ से हम सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले निकाल देते हैं HCl का मोल, जिससे हो जाएगा वो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी है 0.5 और वॉल्यूम है 5, तो कितना हो जाएगा ये? 2.5 मोल, 2.5 मोल, है ना। HCl हमारे पास कितना आ जाएगा? देखो ध्यान से, 2.5 मोल, 2.5 मोल हमारे पास आ जाएगा HCl, है ना। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? HCl का मोल 2.5 आएगा क्या? ओके। उसके बाद हम निकाल लेते हैं NaOH का मोल, है ना। NaOH का मोल बताओ क्या आएगा? ये भी आएगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। इसकी मोलरिटी मोलरिटी 0.3 है और वॉल्यूम वापस 5 है। ये आ गया 1.5 मोल, ये आ गया 2.5 मोल और ये आ गया 1.5 मोल। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? HCl और NaOH का हमने मोल ले आया। अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों को एक ही कंटेनर में मिक्स करना है। तो बताओ रिएक्शन होगा या नहीं? एसिड बेस रिएक्शन होगा या नहीं होगा? बताओ, एसिड बेस रिएक्शन होगा क्या? होगा, बहुत बढ़िया। तो वह रिएक्शन जब होगा तो HCl NaOH के साथ रिएक्ट करके NaCl प्लस H2O बना देगा। बात क्लियर है? बोलो। जो NaCl बनेगा यह आयोनिक सॉल्ट होगा, है ना। डिटेल्स में बताऊंगा मैं इसको इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। यह जो आयोनिक सॉल्ट होगा तो यह कंप्लीट डिसोसिएट होगा Na प्लस में और Cl माइनस में, डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा। न्यूट्रल सॉल्ट होगा बेटा, न्यूट्रल से यहाँ कोई लेना देना है नहीं, है ना। न्यूट्रल से यहाँ कोई लेना देना नहीं।
यहाँ लेना देना है कि यह डिसोसिएट होगा या नहीं होगा। तो जो आयनिक सॉल्ट होते हैं वो डिसोसिएट होते हैं, और जो स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉलिड होते हैं वो डिसोसिएट नहीं होते हैं, ध्यान रखना है ना। आयनिक सॉल्ट इज 100% डिसोसिएटेड, आयनिक सॉल्ट इज 100% डिसोसिएटेड। नोट करना है तो नोट करके रख लो, आयनिक सॉल्ट इज 100% डिसोसिएटेड। ओके, तो अब यह आपके पास 2.5 मोल है, ध्यान दीजिए, और यह आपके पास 1.5 मोल है। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर जो है वह अब 10 लीटर है। ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर जो है वो कितना है, 10 लीटर। 5 लीटर HCl का और 5 लीटर NaOH का। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आ रहा है समझ में? क्लियर बेटा, क्लियर समझ में आ रहा है सबको? तो अब अपने को ध्यान दो, थोड़ा सा यहाँ कंसेप्ट समझना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट का, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट कहता है किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है वो कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है यह कंप्लीटली कंज्यूम होता है ना। पूरी स्टेचोमेट्री का प्रॉब्लम, रेडॉक्स का प्रॉब्लम सब मैं यहीं पे बताऊंगा आपको, मोल मेथड से, उसके बाद आपका इक्विवेलेंट मेथड से, सब बता दूंगा यहीं पे, ध्यान रखिएगा आप, है ना। आपको ज़्यादा इधर उधर करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप तो सिर्फ जैसे जैसे बता रहा हूँ आप वैसे वैसे करते चलो, है ना। और जो डाउट वाले ग्रुप है बेटा, उसमें तो आप लोगों के डाउट होते ही नहीं अब, है ना, सब क्लियर ही हो जाता है। मतलब बेटा अच्छे से पढ़ोगे तब डाउट होगा, है ना। डाउट आप अच्छे से पढ़ोगे तब होगा, डाउट कम हो तो समझ लो कम पढ़ रहे हो, है ना। अब देखो क्या करेंगे अपन, अब अपने को क्या करना है, ध्यान देना। इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है क्या? इसका 1 मोल अगर इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, इसका 1 मोल अगर इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो दोनों 1:1 में अगर रिएक्ट कर रहा है तो 1.5 मोल NaOH का इसके 1.5 मोल से रिएक्ट कर जाएगा, तो NaOH तो 0 हो जाएगा। NaOH क्या होगा? 0 होगा NaOH। कोई डाउट है किसी को? यह बचेगा आपके पास 2.5 माइनस 1.5, दिस इज 1.0 मोल। बोलो पहले ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? डाउट होता है तो आपकी कॉपी बार बार पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाता है। ओके, अरे वाह, इतना बढ़िया पढ़ा दिया। ओहो, क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन जब क्वेश्चन बनाओगे ना तब डाउट का असली पता चलेगा। बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो। तो पहले ये बताओ आप लोग कि ये क्लियर हुआ क्या? हमारे पास 0 मोल बचेगा NaOH और हमारे पास 1.0 मोल बचेगा HCl। NaCl बन जाएगा 1.5 मोल, क्योंकि देखो इसके 1 मोल से ये 1 मोल बन रहा है और इसका 1.5 मोल खत्म हुआ है तो यह भी 1.5 बनेगा। 1 मोल से 1 मोल, तो 1.5 से 1.5 मोल, और इसके 1.5 के साथ ये भी 1.5 गया तो ये बच गया 1.0 मोल। बोलो भाई साहब क्लियर है? अब बात कर लेते हैं वाटर का। वाटर एक्सेस होगा, है ना। एक्वा सॉल्यूशन में वाटर जो होते हैं ना वो बेटा एक्सेस होते हैं। एक्वा सॉल्यूशन में वाटर एक्सेस होता है। ओके, जब हम लोग एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं तो वाटर वहाँ पे एक्सेस हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलो
कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो अब समझो, अब हमें क्या क्या निकालना है, H प्लस का मोल निकालना है। हमारे पास H प्लस कहाँ से मिलेगा? HCl से मिलेगा। HCl अगर 1 मोल है तो H प्लस भी 1 मोल मिलेगा और Cl माइनस भी 1 मोल मिलेगा। क्लियर करो, H प्लस भी 1 मोल मिलेगा और Cl माइनस भी 1 मोल मिलेगा। ठीक है, H प्लस 1 मोल और Cl माइनस 1 मोल मिलेगा। ठीक है, OH माइनस अपने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आप इसको 0 मान सकते हो। आप इसको 0 मान सकते हो OH माइनस को। ठीक है, OH माइनस आपको 0 मिला। ओके, और Na प्लस जो है वह हमें कहाँ से मिलेगा? NaCl से। यह मिलेगा 1.5 मोल और Cl माइनस मिलेगा 1.5 मोल। ठीक है, ध्यान दो सबका। HCl का पता चला आपको, H प्लस का पता चला आपको, Cl माइनस का पता चला आपको, Na प्लस का पता चला आपको, Cl माइनस का पता चला आपको। ओके, अब बताओ इसमें HCl जो होगा वह एसोसिएटेड फॉर्म में होगा या डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा? क्लियर करो, जवाब दो मैसेज करके। HCl एसोसिएटेड फॉर्म में होगा या डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा? HCl एसोसिएटेड होगा या डिसोसिएटेड होगा? फटाफट जवाब दो। HCl के फॉर्म में होगा या डिसोसिएटेड? डिसोसिएटेड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। HCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए वह होगा डिसोसिएटेड फॉर्म में। और अगर HCl डिसोसिएटेड फॉर्म में है तो क्या हम कह सकते हैं इन सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl इक्वल टू 0? बोलो भाई साहब, कह सकते हो कि HCl का नंबर ऑफ मोल 0 होगा? क्लियर करो, HCl का नंबर ऑफ मोल 0 होगा तो HCl की मोलरिटी क्या होगी? 0m। अब देख लो भाई साहब क्या स्थिति है। बहुत सारे लोगों ने इसका सेम, उसका सेम, ये सेम, वो सेम, है ना, थोड़ा ध्यान दिया करो, है ना। HCl की मोलरिटी कितनी हो गई? 0। HCl की मोलरिटी कितनी हुई? किसी को कोई डाउट है तो बताओ खुल के, बताओ भाई साहब। HCl का ये स्थिति है ना, NaOH तो 0 ही है, लिमिटिंग रिएजेंट तो उसकी भी मोलरिटी 0 हो गई। HCl 0, NaOH 0। अब आ जाओ H प्लस के पास। ठीक है, H प्लस के पास आओ। H प्लस की जो मोलरिटी होगी, देखो H प्लस का मोल कितना है? 1 और वॉल्यूम 10, तो दिस इज 0.1। H प्लस के लिए 0.1 और Cl माइनस आपके पास कितना है? ध्यान लगाओ, Cl माइनस आपके पास कितना है बेटा? Cl माइनस हमारे पास कितना है? मैसेज करो फटाफट। Cl माइनस हमारे पास कितना है? 2.5। बहुत बढ़िया, 2.5 है। HCl का 1 और Cl माइनस का 1.5 है। यहाँ भी मिस्टेक होता है, बहुत सारे लोगों के 0.15 आंसर आ गए थे इसके, है ना, जबकि इसका आंसर होगा, Cl माइनस के लिए आंसर होगा बताओ क्या होगा Cl माइनस के लिए आंसर? 2.5 अपॉन 10, दिस इज 0.25। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, H प्लस Cl माइनस सेम, Na प्लस OH माइनस सेम। बेटा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, एकदम ध्यान से बनाना पड़ता है क्वेश्चन को, है ना। इसी को तो कंपटीशन बोलते हैं अपन।
और यही मेरे क्वेश्चन का खास बात होता है। देखो एक बार में बना दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6, है ना। एक ही क्वेश्चन में अपन बना देते 6 क्वेश्चन को। तो कोई दिक्कत है किसी को? H प्लस निकल गया, Cl माइनस, बचा कौन? Na प्लस OH माइनस। देखो भाई साहब Na प्लस कितना है तुम्हारे मीडियम में? Na प्लस कितना है अपने मीडियम में, बताओ फटाफट। 1.5 मोल। देखो ध्यान से आप, Na प्लस कितना है? तो Na प्लस की मोलरिटी कितनी हो जाएगी? 1.5 अपॉन 10, 0.15। क्लियर करो, लिखते जाओ, है ना। ये Na प्लस का मोलरिटी हो गया। OH माइनस की मोलरिटी कितनी होगी? कितना है मीडियम में OH माइनस? देखो भाई साहब बोर्ड पे लिखा हुआ है, OH माइनस बोर्ड पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। OH माइनस कितना है? 0। ये रहा, इसलिए OH माइनस की मोलरिटी कितनी हो जाएगी? OH माइनस की मोलरिटी हो जाएगी 0। तो ये आपके कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बताइए किसी को कोई डाउट हो तो। सर H प्लस एंड OH माइनस में वाटर का इंक्लूड नहीं करेंगे क्या? बेटा वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इसलिए उसको इंक्लूड यहाँ पे नहीं करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में मान लेंगे कि उसमें कोई H प्लस Cl माइनस नहीं है ना। हेलो, जो एक कंसंट्रेशन से हम लोग दूसरे कंसंट्रेशन में बदलते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरकन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन। तो हम जो एक कंसंट्रेशन को दूसरे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए देखो दो तरह के, मतलब जो मेथड्स हैं वो दो मेथड्स हैं। एक तो होता है यूनिटरी मेथड, है ना, एक मेथड है यूनिटरी, और दूसरा मेथड है, एक यूनिटरी मेथड है और दूसरा मेथड है फार्मूला रट लो, है ना। बिल्कुल आप फार्मूला रट लो, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन फार्मूला रटने में देखो प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन आपको समझ में कई बार आएगा नहीं, कई बार आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, फार्मूला केवल आपका रटा हुआ रहेगा, ठीक है। तो हम फार्मूला भी रटेंगे और उसके बेसिक्स को भी समझेंगे कि कैसे हम लोग एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यहीं पर थोड़ा सा हम टाइम निकाल के बात कर ले क्या बेसिक मोल का, मोल कंसेप्ट के बेसिक की बात कर ले क्या बेटा। यहीं पे टाइम निकाल के अगर मोल कंसेप्ट का बेसिक्स हम पढ़ लें तो मोल कंसेप्ट के लिए अपने को कुछ नया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब वो खत्म, मोल कंसेप्ट यहीं पे खत्म। स्टोइचोमेट्री का क्वेश्चन अभी बनाएंगे अपन, अभी बनाए अपन लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन अभी अपन ने बनाया है, वो स्टोइचोमेट्री ही था, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन बनाया, अभी और भी बनाएंगे। अपन थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं मोल का। तो लिखा जाए, एक मिनट, सबसे पहले तो आप इसमें लिख दो कि इट इज सॉल्व्ड बाय टू मेथड्स, यूनिटरी मेथड एंड बाय डायरेक्ट यूजिंग फार्मूला, डायरेक्ट यूजिंग फार्मूला। तो देखो होता क्या है, यूनिटरी मेथड वाले को तो फार्मूला आ जाता है, लेकिन फार्मूला वाले को यूनिटरी मेथड कभी नहीं आता है ना बेटा। फार्मूला वाले को यूनिटरी मेथड कभी नहीं आता है, तो इसलिए आप यूनिटरी भी सीख लो, फार्मूला तो आप अपने आप ही सीख जाओगे। हम सबसे पहले थोड़ा यहाँ बात कर लें बेसिक्स ऑफ मोल कंसेप्ट, बेसिक्स ऑफ मोल कंसेप्ट, ठीक है। बेसिक्स ऑफ मोल कंसेप्ट की बातें कर ले अपन थोड़ा सा।
तो देखो सबसे पहले आप ये समझो कि जो मोल होता है ना, मोल, देखो जो मोल होते बेटा, यह नंबर ऑफ स्पेसीज को काउंट करने का तरीका है। और यह तरीका इसलिए बनाया गया कि रिएक्शन के टाइम पे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल होते हैं उसके नंबर बहुत बड़े होते हैं, इसलिए वहाँ पर डिसाइड करना पड़ा कि थोड़ा सा एक ऐसा टर्म बनाओ जिससे हम लोग वो काउंटिंग फटाफट कर ले। जैसे जैसे आप देखो कि हम लोग जब मार्केट से केले वगैरह खरीदने जाते हैं, कभी मतलब केले खरीदने जाते हैं किसी बड़े पर्पस में, है ना, कोई पूजा पाठ करवाना है या बहुत ज़्यादा उसका यूज है, तो हम लोग उसको दर्जन में सोच के जाते हैं, डजन में। और है ना, सामने वाला भी बोलता है कि आप 5 दर्जन ले आओ, 4 दर्जन ले आओ, 20 दर्जन ले आओ, 50 दर्जन ले आओ, और हमें पता रहता है कि एक दर्जन में 12 होते हैं। तो जिसके कारण हम फटाफट, अगर वो 5 दर्जन लाने बोलता है तो हम ले आते हैं वहाँ से 60 के ले आते हैं, 5 दर्जन हो जाता है। तो अब यहाँ पर अगर हमें जैसे पता था उधर कि एक दर्जन में 12 होते हैं, यहाँ पर अगर पता चल जाए कि एक मोल में कितना होता है तो यहाँ भी कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं नंबर मोल रिलेशन। नंबर मोल, फर्स्ट नंबर दे के लिखोगे आप, नंबर मोल रिलेशन, दिस इज अ वेरी फर्स्ट रिलेशन। According to this, 1 mole equal to 6.02 into 10 to power 23. Just like 1 dozen equal to 12. देखो बिल्कुल एनसीईआरटी के समझाने का तरीका है ये, है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपका एनसीईआरटी आपको समझाएगा। आप आज जाके एनसीईआरटी को पढ़ोगे, ठीक है बेटा, आज जाके आप लोग एनसीईआरटी पढ़ना। तो जैसे 1 मोल का ये नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23, कुछ लोग 6.023 भी लिखते हैं, 6.023 भी लिखते हैं, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, सारे आंसर मिल जाते हैं 6.02 से भी। अब देखो यहाँ पर इसी नंबर को एवोगैड्रो ने सबसे पहले सजेस्ट किया था, इसलिए इस नंबर को Na से डिनोट करते हैं और एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर Na से डिनोट करते हैं, है ना। अब समझो तुम, अगर Na स्पेसीज 1 मोल स्पेसीज को डिनोट कर रहा है, जैसे इधर 12 आप बनाना लेते हो तो 1 डजन बनाना हो जाएगा, एप्पल में भी सेम कहानी रहेगी। हेलो, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पेसीज जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इंटू Na। तो 1 मोल का 1 Na, 2 मोल का 2 Na, 3 मोल का 3 Na। तो 1 मोल के लिए जो 1 Na आपने लिखा है इसको 6.02 इंटू 10⁻23, 2 मोल के लिए जो 2 Na स्पेसीज आपने लिखा 12.04 इंटू 10⁻23, 3 Na के लिए हो गया आपका 18.06 इंटू 10⁻23, है ना। इस तरीके से हम लोग स्पेसीज वगैरह और नंबर और मोल के रिलेशंस को देखते हैं, है ना। क्लियर है बेटा सबका, चले आगे अपन। दिख नहीं रहा है सर कुछ, ओके, अब बेटा दिख रहा है, अब दिख रहा है क्या बेटा, ठीक है, तो देख लो, मिटाऊं, मिटा दो बेटा।
ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे 6.02 इंटू 10⁻23 स्पेसीज का 1 मोल स्पेसीज, 1 स्पेसीज के लिए आपने कर दिया 1/6.02 इंटू 10⁻23 मोल स्पेसीज, एक्स स्पेसीज के लिए आपने कर दिया इतना, है ना। तो x अपॉन दिस, तो और हम लोग 6.02 10⁻23 को क्या बोलते हैं, Na बोलते हैं इसको। तो हम लिख सकते हैं क्या, x अपॉन Na इक्वल टू नंबर ऑफ मोल को n से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल को डिनोट करते हैं बेटा n से, है ना। तो दिस इक्वल टू n, यह आपका एक फार्मूला आ गया। कोई डाउट है किसी को? यहीं से हम लोगों को जब x निकालना होता है तो हम लोग निकालते हैं n इंटू Na, मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू Na। आ गया ना, 1Na 2Na 3Na, है ना। तो आ गए सबके समझ में। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं बेटा नंबर मोल रिलेशनशिप, ये आपका नंबर मोल रिलेशनशिप। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलें आगे अपन। नेक्स्ट है आपका मास मोल रिलेशनशिप। बस 3 रिलेशन होते हैं, एक नंबर मोल रिलेशनशिप, दूसरा मास मोल रिलेशनशिप और तीसरा वॉल्यूम मोल रिलेशनशिप, है ना। और इसी से अपन कंप्लीट सॉल्व कर देते हैं। मोल का जो बेसिक होता है उसमें 3 रिलेशन आते हैं, नंबर मोल रिलेशनशिप, मास मोल रिलेशनशिप, है ना, और तीसरा आता है वॉल्यूम मोल रिलेशनशिप। तो मिटाऊं क्या इसको बेटा, मिटाओ बेटा इसको। ओके, लिख रहे हो, लिख लो बेटा, 1-2 लोग लिख रहे हैं, लिख लो फटाफट। और इसी को देखो याद करा दिया जाता है, डायरेक्ट रटा दिया जाता है इसको। अब यार तुम ये रट लोगे तो ये थोड़े ना समझ में आएगा तेरे, ये समझ में आ रहा है तो ये भले समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से चलते हैं अपन। हो गए नोट सबके? अब इसमें देखो सेकेंड होता है मास मोल रिलेशन, मास मोल रिलेशन, है ना। तो यहां पर एक डिफिनीशन या का दो एक टर्म आता है मोलर मास, एक टर्म आप यहां डिफाइन करो मोलर मास, है ना। यह होता है मास ऑफ वन मोल स्पेसीज। एक मोल स्पेसीज के मास को हम लोग कहते हैं मोलर मास, है ना। इसको m से डिनोट करते हैं और यही कहलाता है अलग अलग टर्म में, ध्यान देना, एटम के टर्म में इसी को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, है ना। यही होता है ग्राम एटॉमिक मास। वहाँ भी आप डेफिनेशन देखना लिखा रहता है मास ऑफ 1 मोल एटम इन ग्राम, मास ऑफ 1 मोल एटम इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। इसी को हम लोग मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिकुलर मास बोलते हैं, ठीक है। यह होता है ग्राम मॉलिकुलर मास और यह कहलाता है मास ऑफ 1 मोल एटम, सॉरी मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल इन ग्राम। इसी तरीके से आयन के लिए आता है ग्राम आयोनिक मास, ये कहलाता है मास ऑफ 1 मोल आयन्स इन ग्राम,
है ना, ये होता है ग्राम आयनिक मास। एक और टर्म इसमें आता है GFM, इसको बोलते हैं अपन ग्राम फार्मूला मास। इसका डेफिनेशन आप लोग जरूर लिख लेना यार, बाकी सब तो रहने दो, बाकी तो आप अब समझ भी जाओगे। इसको आप लिख लेना, मास ऑफ 1 मोल फार्मूला यूनिट, मास ऑफ 1 मोल फार्मूला यूनिट इन ग्राम। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल फार्मूला यूनिट, मास ऑफ 1 मोल फार्मूला यूनिट इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास। और इसमें एक पॉइंट और लिख लो थोड़ा इसके लिए, इट इज यूज्ड ओनली फॉर आयनिक सॉलिड। इसका यूज सिर्फ आयनिक सॉलिड के लिए किया गया है। ठीक है, और इसके पीछे जो रीजन है वह यह है कि फॉर आयनिक सॉलिड मॉलिक्यूलर फार्मूला इज नॉट यूज्ड। आयनिक सॉलिड के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज नहीं करते, और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं करते यूज तो फिर एक मॉलिक्यूल जैसा टर्म अपन बोल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो होता है फॉर आयनिक सॉलिड फार्मूला यूनिट इज यूज्ड एज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बदले में हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूनिट यूज करते हैं, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे ग्राम फार्मूला मास डिफाइन करते हैं, और कोवेलेंट वगैरह में हम लोग मॉलिक्यूल यूज करते हैं तो हम लोग लिखते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। है ना, बोलो कोई डाउट है किसी को? बेटा किसी को कोई डाउट है? आ गया क्या समझ में सबको? तो अब देखो फिर से कि जो एटॉमिक मास है, जो एटॉमिक वेट है, और जो ग्राम एटॉमिक मास है, तो ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग GAM बोलते हैं, और यह मोलर मास का एक टाइप होता है ना, मोलर मास का यह एक टाइप होता है। और ये कोई कंसेप्ट नहीं होता, इसको हटाओ यार पहले। अब हम बात करें इसमें कि एटॉमिक मास जो होता है यह मास ऑफ 1 एटम इन AMU। एक एटम का जो मास होता है AMU में, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। है ना, जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 AMU होगा, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 14 AMU होगा। ये बेटा अपन याद कर लेते हैं 1 to 36, 1 to 36 अपन याद कर लेते हैं एटॉमिक मास। है ना, आप क्या करना, उसको सिर्फ यूनिट लेस याद करो, और जैसे ही आपको एटॉमिक मास की जरूरत हो AMU लगा दो। ठीक है, तो ये होता है एटॉमिक मास। ठीक है, ये एटॉमिक मास होते हैं। अब हम एटॉमिक वेट की बात करें, कहता है इट इज रिलेटिव मास ऑफ 1 एटम विथ रिस्पेक्ट टू 1 AMU। और इसी के लिए बुक्स वाले लिखते हैं, इस 1 AMU के लिए बुक्स वाले लिखते हैं 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। है ना, 1 AMU के लिए वो ऐसे लिखते हैं चीज़ों को। लेकिन आप ध्यान रखो कि एक एटम का रिलेटिव मास 1 AMU के रिस्पेक्ट में,
जो होता है वही कहलाता है एटॉमिक वेट, है ना। तो अब आप चीज़ों को ऐसे समझो, जैसे मान लो आपके पास एक 20 kg का ऑब्जेक्ट है, एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है। आपको पूछता है कि 20 kg का जो ऑब्जेक्ट है उसका मास 2 kg के ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगा। 20 kg के ऑब्जेक्ट का मास 2 kg के ऑब्जेक्ट के मास के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बताओ। किसी को पता है तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। मास ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताओ। ए का मास बताना है बी के रिस्पेक्ट में, भाई साहब 1/10 वाले, है ना। फिर बता रहा है 0.1। भाई साहब संभल के, जिसका निकालना है वह ऊपर रखते, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है नीचे रखते, याद रख लो। जिसका निकालना है ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो नीचे। तो यह हुआ 20 kg बाई 2 kg, ये हटा, बचा केवल 10। तो बताओ क्या इसके पास कोई यूनिट है, बताओ बेटा इसके पास कोई यूनिट होगा। ये 19 क्या है बेटा, एक 19 मैसेज आ रहा है। 20/2 19 होता है। अरे संभल के, तो जो रिलेटिव मास होते हैं ना, इनके कोई यूनिट नहीं होते, साफ सी बातें हैं। जो रिलेटिव मास है उसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो हम लोग एटॉमिक वेट के बारे में ध्यान रखेंगे कि इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस, यह होता है यूनिटलेस। पहला पॉइंट है ना, यह यूनिटलेस होता है। अच्छा गलती से टाइप हो गया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, गलती से टाइप हो गया तो हम मान लिए कि गलती से टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, गलती से टाइप हो गया। अब आगे चलो। इसी तरीके से मान लो जैसे एक एटम है, तो एक एटम का मास एटॉमिक मास होता है। एक एटम का मास, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास है वह कितना है, 12 AMU है। तो ये उसके एक एटम का मास है। अब इसको निकालना है 1 AMU के रिस्पेक्ट में। तो क्या हम कह सकते कि एटॉमिक वेट जो होगा, एटॉमिक वेट जो होगा बेटा, यह एटॉमिक वेट एटॉमिक मास अपॉन 1 AMU होगा। क्योंकि एक एटम का मास निकालना है तो सबसे पहले एक एटम का मास रख देंगे एटॉमिक मास, और 1 AMU के रिस्पेक्ट में निकालना है, इसलिए हमने इसको एटॉमिक मास ही रखा है। अगर आपको यह 1 kg के रिस्पेक्ट में निकालना होता तो ये आप kg में रखते, आपको 1 AMU के रिस्पेक्ट में निकालना है, इसलिए आपने इसको भी AMU में ही रखा, जो कि एटॉमिक मास कहलाता है। तो यहां से अगर हम देखें एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, बोलो क्या आएगा, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन बताओ फटाफट। 12 AMU अपॉन 1 AMU, दिस इज 12 आएगा। इट हैज नो एनी यूनिट, एनी टाइप ऑफ रिलेटिव टर्म डू नॉट हैव एनी यूनिट, है ना। किसी भी तरह के रिलेटिव टर्म्स जो आप लोगे उसके पास कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो क्लियर हो गया एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट बताओ। नाइट्रोजन का क्या होगा बेटा, और सोडियम का बताना, अगर याद हो तो। एक दूसरे के चैट बॉक्स में देख के मत बताना, 22 वाले का गलत है, 23 होता है। एक दूसरे को देख के नहीं बताना बेटा, खुद से सोच सोच के। ईमानदारी बहुत अच्छी चीज होती है ना बेटा। तो इस तरीके से एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट क्लियर हो गया, और ग्राम एटॉमिक मास तो क्लियर ही है अपना, है ना। तो दिस इज फॉर एटम्स, दिस इज फॉर एटम्स, ओके। अब हम लोग अगर मॉलिक्यूल के लिए जाए, ध्यान दो, इसी को बेसिक बोलते हैं बेटा मोल कंसेप्ट का।
इसको बेसिक बोलते हैं। और आप ढेर सारे क्वेश्चन देखोगे उसमें जो गिवन होते हैं एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, तो आप देखो ना ध्यान से, हुआ यूनिटलेस गिवन होते हैं, है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है कि लोग आंसर देने के चक्कर में क्वेश्चन ही नहीं देखता है। क्वेश्चन को अच्छे से थोड़ा देखोगे तो आपको टर्म्स मिलेंगे सारे। अब हम लोग अगर बात करें मॉलिक्यूल के लिए, कहता है फॉर मॉलिक्यूल जो 3 तरह के मास होते हैं उसमें पहला होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। दूसरा होता है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। और तीसरा होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर मास है ना, या मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन AMU। अब जैसे मान लो CO2 है, इसका अपने को निकालना है। अपन क्या करेंगे, कार्बन का 12 AMU अब प्लस ऑक्सीजन का 16 AMU इंटू 2 दिस इक्वल टू 44 AMU। ठीक है, H2O का निकालना है तो 1 AMU इंटू 2 प्लस 16 AMU दिस इज 18 AMU। इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर मास, अगर हमें पता होता है एटॉमिक मास। ठीक है, अगर हमें एटॉमिक मास पता होता है तो हम लोग इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास, भैया 18 जो लिख रहे हो सबका गलत है, दैट इज 18 AMU, है ना। जो भी 18 लिख के मैसेज कर रहे हो गलत है उसको। अगर आप इसको 18 बोलोगे तो आप मॉलिक्यूलर वेट को क्या बोलोगे, इसका मतलब दोनों सेम हो जाएगा, है ना। अब हम लोग मॉलिक्यूलर वेट के लिए आते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट, जैसे एटॉमिक वेट को आपने लिखा एटॉमिक मास अपॉन 1 AMU, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट को लिखा जाता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1 AMU। दिस इज फॉर CO2 44 AMU अपॉन 1 AMU एंड दिस इज 44, है ना। H2O के लिए हो जाएगा 18 AMU अपॉन 1 AMU और ये हो जाएगा 18। अगर आप एटॉमिक मास 18 बोलते हो, 18 बोलते हो, यूनिट नहीं बोलते हो, तो बेटा इधर देखो मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा, 18 पर AMU, है ना। ध्यान रखना थोड़ा, 18 पर AMU आ जाएगा। बनते हैं ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना, लेकिन नीट वाले नहीं पूछते हैं। नीट वाले बच्चे पे बहुत दया रखते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत है किसी को, एक टर्म, कोई दिक्कत है क्या किसी को, बोलो बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। वेरी गुड। अब हम लोग देखो यहां बात करें एक टर्म के, लिखो मॉलिक्यूलर, एक मिनट, ऐसा लिखो, एनी टाइप ऑफ मास, नोट कर लेना, एनी टाइप ऑफ मास फॉर एनी स्पीसीज, एनी टाइप ऑफ मास फॉर एनी स्पीसीज, any species is independent from charge, is independent from charge, okay, is independent from charge। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर CO2 के लिए, देखो इसका एग्जांपल लिखो, पहले जो आप टर्म लिखे हो उसके एग्जांपल्स लिखो। अगर CO2 के लिए, CO2 के लिए अगर 44 AMU हम यूज करते हैं तो CO2 प्लस के लिए, CO2 2 प्लस के लिए, CO2 माइनस के लिए
CO2 2 माइनस के लिए सबके लिए 44 MU यूज करेंगे, मतलब चार्ज से कोई मतलब नहीं, ध्यान रखना। है ना। और ये बात अलग है कि यह टर्म कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास, और इनको हम बोलते हैं रेडिकल मास। आयनिक मास भी बोल सकते हो, आजकल रेडिकल को आयन ही बोला जाता है। ठीक है, इसको रेडिकल मास या आयनिक मास बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसको रेडिकल मास या आयनिक मास बोलते हैं अपन। तो अब जैसे मान लो मॉलिक्यूलर वेट इसका 44 है, तो इनके आयनिक वेट आ जाएंगे या रेडिकल वेट आ जाएंगे, वो भी 44 हो जाएंगे। अगर ये 44 तो ये भी 44, ये 44 MU तो ये सब भी 44 MU, है ना। और उसी तरीके से अगर हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग ग्राम आयनिक मास देखेंगे और ये सब बराबर होते चले जाएंगे। तो कोई डाउट है किसी को? बोलो भाई साहब, कोई दिक्कत है किसी को? बहुत बढ़िया। इस तरीके से आपने मास के बारे में थोड़ा सा समझा, है ना। और टॉपिक है अपना मास मोल रिलेशन। अब हम लोग तो अलग से तो बताने की अब आयन या रेडिकल के लिए तो जरूरत नहीं है ना। क्लियर हो गया ना बेटा सबका? क्लियर है क्या सबका? अब आयन वगैरह के लिए आप लोग खुद से कर लोगे। ठीक है, तो अब देखो बेटा, इसमें हम लोग बात करें थोड़ा सा, 2-5 मिनट और बचा है, कर लेते अपन क्लास, फिर चलेंगे आगे। अब देखो इसमें हम बात करते हैं कि हम लोग मोलर मास का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। मोलर मास का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो एक तो तरीका है, जैसे मान लो CO2 है ना, इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास आ गया 44 MU, मॉलिक्यूलर वेट आ गया 44, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया 44 ग्राम। इसी को बोल देते हैं मोलर मास। एक तरीका तो ये है कि किसी का मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट पता चले तो हम उसी में ग्राम लगा लेते हैं। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है, ये हो गया आपका फर्स्ट तरीका। सेकेंड में हम लोग बात करें, अगर किसी स्पीशीज के लिए आपको ये पता चल जाए कि उसके एक यूनिट का मास कितना है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लो ये हमें निकालने हैं, ये मान लो हमें निकालने हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31, दिस इज kg। तो यह ग्राम में हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। दिस इज अ मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको मान लो अगर चाहिए मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इसका मतलब है हमें चाहिए मास ऑफ Na इलेक्ट्रॉन और 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो ये हम ले आएंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻28 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम, है ना। इस तरीके से ले आते हैं हम लोग इसका मोलर मास इलेक्ट्रॉन का। तीसरा तरीका है कि आपके पास कोई मिक्सचर हो, फॉर एनी मिक्सचर, तो किसी मिक्सचर के लिए निकाला जाता है एवरेज मोलर मास, है ना। तो किसी भी मिक्सचर के लिए निकाला जाता है एवरेज मोलर मास, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो आज यहीं पे अपन कंप्लीट करते हैं बेटा। अगले दिन थोड़ा सा और इसमें मास कैलकुलेशन वगैरह बता के फिर मैं आपको बता दूंगा क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम मोल रिलेशन, और वापस अपन कंसंट्रेशन में आएंगे और कंसंट्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत बेटा किसी को? तो चले, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, है ना। और बेटा 2 मिनट आपसे आप लोगों से एक चीज़ कहना था मुझे कि अभी आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो बायो की क्लास है ना। तो आप सब लोग अटेंड जरूर कीजिएगा, है ना बेटा। आप सब लोग अटेंड जरूर करेंगे आज। ओके बेटा, ओके।